हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने ठोस का परिचय पढ़ा था, यानी कि सॉलिड क्या है पढ़े थे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ा बाबू सॉलिड के टाइप, यानी कि ठोस के प्रकार। आपको हमने बताया था कि ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस अक्रिस्टलीय ठोस। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बाबू क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। फिर हमने आज बात करेंगे बाबू, आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम लोग बात करेंगे बाबू क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। आप तो जानते हो कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होगा, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस हो, चाहे जो भी क्रिस्टलीय ठोस हो, उसमें घटक कण होगा। क्या क्या घटक कण हो सकता है बाबू? या तो उसका घटक कण एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है, यानी कि परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। इसको आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोलते हो। अब आप समझो, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये आपका ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा। घटक कण आपका अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। क्या इन घटक कणों के बीच में आकर्षण बल होगा बाबू? आकर्षण बल तो होना ही होना है कि घटक कण है यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो उसके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नेचर के आधार पर, यानी कि इन लोगों के बीच में आकर्षण के आधार पर, यानी आकर्षण अगर बदल जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आकर्षण भी किस पे निर्भर करेगा? तो घटक कण पे। आकर्षण भी किस पे निर्भर करेगा? तो घटक कण पे, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पे निर्भर करेगा। यानी कि घटक कण बदल जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बदल जाएगा, तो उन लोग के बीच में फोर्स भी बदल जाएगा, उन लोग के बीच में आकर्षण बल भी बदल जाएगा। और इसके आधार पर आप क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटते हो? तो 4 भागों में बांटते हो। आप तो जानते हो क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटते हो बाबू? तो 4 भागों में बांटते हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में? 4 भागों में बांटे। किसके आधार पे? तो घटक कण के प्रकार और उनके बीच के आकर्षण बल के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटे? तो 4 भागों में बांटा। पहला आणविक ठोस, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड बोले तो बेटा आयनिक ठोस। पहला कौन सा ठोस? जल्दी बताओ बाबू आप, पहला कौन सा ठोस? आणविक ठोस। पहला आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक ठोस, और तीसरा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जिसको आप संजाल ठोस भी बोलते हो या सहसंयोजक ठोस बोलते हो, यानी सहसंयोजक ठोस या संजाल ठोस। अगला है धात्विक ठोस या मेटालिक ठोस, यानी कि आपका ठोस कितना तरह का हो सकता है? क्रिस्टलीय ठोस कितना तरह का, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना तरह का हो सकता है? तो 4 तरह का। कौन कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड आयनिक ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड सहसंयोजक या संजाल ठोस, और मेटालिक सॉलिड धात्विक ठोस। ये आपने 4 भागों में बांटा। 4 भागों
ये आपने 4 भागों में बांटा। 4 भागों में कैसे बांटा? तो इन घटक कण यानी कि इन लोग के बीच में, ये इनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पहले तो इनका कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये देखेंगे, ये घटक कण कौन सा है और इनके बीच में आकर्षण कैसा है। इनमें घटक कण कौन सा है और इनके बीच में आकर्षण कौन सा है, यानी अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है। इसमें घटक कण कौन सा है और इसमें आकर्षण बल कैसा है, और इसमें घटक कण कौन है और इसमें आकर्षण बल कौन सा है। यानी कि घटक कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के टाइप और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का आकर्षण बल के आधार पर आप क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटोगे? क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटोगे? तो 4 भागों में। कौन कौन सा? मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस या संजाल ठोस, और चौथा है कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और चौथा है आपका मेटालिक सॉलिड। आप इसे थोड़ा सा देख लें। अब देखिए, देखो बाबू, अब बात करें, पहला है आणविक सॉलिड का, पहला बात करें हम लोग आणविक ठोस का। अब देखिए यहां पे फिर भी आपका इतना तो समझ में आ रहा है सर, आणविक ठोस, आणविक ठोस यानी कि आणविक ठोस मोलिकुलर सॉलिड। अब हम बात करें मोलिकुलर सॉलिड का। सर मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड का मतलब, इसका मतलब इसका जो घटक कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो मोलिकुल होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मोलिकुल होगा। अब ये मोलिकुल भी तो कई एक तरह का हो सकता है बाबू, मोलिकुल भी कई एक तरह का हो सकता है। दिमाग में रखे कि मोलिकुल भी कई एक तरह का हो सकता है और उनके बीच में आकर्षण बल भी कई एक तरह का हो सकता है। मोलिकुल भी कई एक तरह का। अब हम बात कर रहे हैं कि मोलिकुल भी यानी अणु भी कई तरह का, जैसे मोलिकुलर सॉलिड ठोस जो पढ़ रहे हैं, मोलिकुलर ठोस भी सुनिए। मोलिकुलर ठोस जो है यानी कि आणविक जो ठोस है, वो आणविक ठोस में घटक कण तो मोलिकुल होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मोलिकुल होगा, लेकिन ये मोलिकुल भी कई एक तरह का हो सकते हैं और उनके बीच का बल भी, आकर्षण बल भी, अट्रैक्शन बल भी कई एक तरह का हो सकता है। उनके बीच का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन बल भी कई एक तरह का हो सकता है। इसके आधार पर हम लोग बेटा बाबू आणविक ठोस को यानी मोलिकुलर ठोस को भी 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं कि आणविक ठोस कैसा है। तो पहला हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। कौन कौन सा भाग में बांटेंगे बेटा? तो यहाँ पे 3 भाग में बांटेंगे। 3 भाग में बांटेंगे। कौन सा? ध्यान रहे, तीन भाग में बांटेंगे। कौन कौन सा? तो पहला नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पहला कौन सा? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। कहने का मतलब कि बाबू आपका जो ये है, आपका जो आपने क्या बोला बाबू, कि क्या बोला आपने बाबू कि आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड। तो मोलिकुलर सॉलिड में आप देख रहे हो कि मोलिकुल उसका घटक कण होगा, यानी अणु उसका घटक कण होगा। अब ये मोलिकुल जो है, ये मोलिकुल भी कई एक तरह का हो सकता है। बोले यस। तो मोलिकुल जब कई एक तरह का हो सकता है, तो क्या उन मोलिकुल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी तो हो सकता है? उन मोलिकुल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल भी तो हो सकता है। और आकर्षण बल जैसा मोलिकुल, जैसा अणु, वैसा आकर्षण बल, वैसा अट्रैक्शन फोर्स। उसके आधार पे आणविक ठोस को भी, मोलिकुलर ठोस को भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड
यानी ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। इसका मतलब कि बाबू रे आप लोग आणविक ठोस को भी आप पुनः 3 भागों में बांट सकते हो। पहला, यहाँ पे ध्यान रहे कि पहला हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड किसको बोलेंगे, ध्यान रहे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी कि यहाँ पे नॉन पोलर अध्रुवीय आप लोग बात करते हो, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। यानी कि देखिए, अ माने नहीं, ध्रुव माने ध्रुव, यानी पोल, पोल का मतलब आवेश, पोल का मतलब आवेश। नॉन पोलर, नो पोल, कोई पोल नहीं होगा, ये नॉन पोलर है, कोई पोल नहीं होगा। ऐसा ठोस जिसमें जो अणु होंगे वो अध्रुवीय होंगे, जो अणु होंगे क्या होंगे, अध्रुवीय होंगे। दिमाग में बैठा, अब सर अध्रुवीय नहीं समझ में आ रहा है, अध्रुवीय क्या होता है? तो देख बेटा, यहां पे जैसे मान लो H है और H और Cl है, और ये Cl और Cl है। आपको पता है बाबू कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युत ऋणात्मकता 2.1 होता है, और Cl का वैद्युत ऋणात्मकता 3 होता है। इसका मतलब कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। अब ये क्या चाहता है कि ये यहां पे जो साझा इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cl चाहता है, चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है। अब ये साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, दिमाग में बैठाओ, साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। और चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर विस्थापित हुआ, शिफ्ट हुआ है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आंशिक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। इसका मतलब कि इस अणु में पोल है कि नहीं है, तो पोल हो गया तो पोलर मॉलिक्यूल, पोल हो गया तो कैसा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, पोल हो गया तो कैसा, पोलर मॉलिक्यूल। सर यहां पे Cl में, सर Cl में हम बोले Cl में सर इसका भी वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का 3 होता है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, वैद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, तो ये साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, ये भी 3 से खींच रहा है और ये भी 3 से खींच रहा है, तो कौन खींचेगा, ये Cl की ये Cl। हम बोले सर कोई नहीं खींचेगा सर, तो जब कोई नहीं खींचेगा तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगा, सर किधर भी नहीं जाएगा सर। तो जब किधर भी नहीं जाएगा तो क्या होगा, किधर आवेश ज्यादा होगा, हम बोले कि आवेश किधर भी ज्यादा नहीं होगा सर, तो इसमें सर आवेश कहीं विकास नहीं होगा, हमने नहीं सर, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे आवेश विकास नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे अ माने नहीं, आवेश अध्रुवीय, यानी कि इन लोग को बोलेंगे अध्रुवीय और ऐसे को बोलेंगे ध्रुवीय। हमारा बात कर रहे हैं कि सॉलिड का, नॉन पोलर सॉलिड का, नॉन पोलर सॉलिड का मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस का। इसका मतलब कि ऐसे अणु में अध्रुवीय अणु होंगे, अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, या तो फिर परमाणु होगा, आइदर एटम होगा। सर एटम बोले तो एटम बोले तो अक्रिय गैस, हे नानी, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। ये सारे के सारे
घटक कण है, किसके घटक कण है? तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस किसके? अध्रुवीय आणविक ठोस के। अगर पूछा जाए बेटा कि घटक कण कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे क्या चीज? घटक कण कौन सा होगा? तो अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु तो होगा ही होगा, और साथ में परमाणु भी हो सकता है, जैसे अक्रिय गैस। अब बात करते सर बहुत मुश्किल हो गया सर। हम बोले क्या सर? मुश्किल हो गया कि दुनिया में कभी भी आकर्षण होता है तो प्लस और माइनस के बीच में होता है। तो सर आप बोल रहे हैं ये तो अध्रुवीय है, ये कैसा है? अध्रुवीय है। सर अध्रुवीय कहने का मतलब सर इसके पास तो आवेश है ही नहीं है, इसके पास कोई आवेश नहीं है। और जब आवेश नहीं है तो देखिए इनोबल गैस, अक्रिय गैस, ठीक है, अध्रुवीय अणु H2, Cl2, I2, CH4, ये सब कैसा है? ये बाबू दिमाग में बैठा लो, ये कमरे के ताप पर या तो द्रव होंगे या तो गैस होंगे। लेकिन जब इस ठोस अवस्था में जब बहुत ज्यादा कूल कर देंगे, ताप से बहुत ज्यादा घटा देंगे कमरे ताप से, तब जाके ठोस होंगे। वास्तव में ये सब का सब गैस होंगे, या तो गैस होंगे या तो फिर द्रव होंगे। ये बात तो समझ में आया। अब ये बात करना है कि देखिए, ये देखिए क्या है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सर। तो ये तो अध्रुवीय अणु है सर, तो इसमें और इसमें तो कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। बोले हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं आकर्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? इस पे भी कोई आवेश नहीं है, इसके भी आवेश नहीं है। जब भी सर प्लस माइनस होता है तब भी आवेश होता है सर। हाँ बोले तो सर ये अध्रुवीय अणु है, ये भी अध्रुवीय अणु है, तो आखिर सर इसमें आवेश कहाँ है? तो बोले बाबू ये क्या करता है, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसमें भी चक्कर लगा रहा है। लगाते क्या होगा कि कभी कभी ये जो इलेक्ट्रॉन है दिखेगा अपने पाथ से डिस्पर्स किया। अब देखिए ये न्यूक्लियस, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और इस नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो गया। तो देखिए यहाँ पे नाभिक आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आकर्षण हो गया। इस आकर्षण को यानी परिक्षेपण, यानी परिक्षिप्त हुआ तब हुआ। ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सॉरी, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते परिक्षेपण कर जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा विक्षिप्त कर जा रहा है, थोड़ा सा हट जा रहा है। हटने से चलते द्विध्रुव हो रहा है, यहाँ पे डाइपोल बन रहा है। इस डाइपोल के चलते यहाँ पे भी डाइपोल बन रहा है। इसको सबसे पहले लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लंदन फोर्स। लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्स करने से बनता है, परिक्षेपण होने से बनता है। यानी कि ये डिस्पर्स किया, ये डिस्पर्स करने से, देखिए आप ढंग से देखिए आप थोड़ा सा, आप देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप कि देखिए चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते क्या हो गया कि देखिए डिस्पर्स किया, देखिएगा ए हाँ देखो डिस्पर्स किया। जैसे ही डिस्पर्स किया नेगेटिव चार्ज, अब इसमें क्या करता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके चलते डाइपोल यहाँ पे डेवलप किया, और ये डाइपोल और इस डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन होगा। इसको सबसे पहले लंदन ने दिया था, इसीलिए इसको बोले लंदन फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? लंदन फोर्स। यहाँ पर पहले परिक्षेपण हुआ, जिसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्सन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ गया। ये नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हुआ। इस आकर्षण को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स। ये बल जो है, ये बल बहुत ही दुर्बल बल है, या इसका नाम लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स पड़ा। ये बल जो है बहुत ही कमजोर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बल बहुत ही दुर्बल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल दुर्बल है, तो लंदन बल।
काहे कि बाबू यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई आवेश नहीं है, परिक्षेपण के चलते यानी कि डिस्पर्सन के चलते प्लस और माइनस आवेश बन रहा है, और उसके बगल में तत्क्षणिक आवेश बन रहा है, यानी तत्काल आवेश बन रहा है। उसके चलते एक के चलते दूसरा आवेश बन रहा है। तो सबसे दुर्बल बल बोलेगा तो लंदन बल। अब ये बताइए, आप ही लोग बताइए कि जब ये लंदन बल होगा और ये दुर्बल बल है तो इसका ऐसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। हमने हाँ सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत कम होगा। हाँ क्यों नहीं कम होगा? भाई उसका बल ही कमजोर है, तो उसे घटक कण के बीच में बल बहुत ही कमजोर है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक। इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा? बहुत ही कमजोर होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि लंदन बल एक तरह का दुर्बल बल है। लंदन बल कैसा बल है? एक तरह का। जब ये दुर्बल बल है, अब ये दुर्बल बल होने के चलते इसका क्वथनांक भी कम होगा और इसका गलनांक भी कम होगा। अब इसका तो उदाहरण जान गए आप, अध्रुवीय अणु होगा या तो अक्रिय गैस होगा। अब बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस का। तो आपको तो बता चुके हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस सर ध्रुवीय आणविक ठोस सर आपको तो बोले HCl। सर Cl बहुत ज्यादा ऋणात्मक है और बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, और बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, बहुत ज्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन बेचारा कम वैद्युत ऋणात्मक है यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बाबू ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? कम वैद्युत ऋणात्मक है और ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, तो क्या करेगा? ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो इस पे आवेश ऋणात्मक आवेश और इस पे कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। क्या इन लोग के बीच में आवेश होगा कि नहीं होगा? इन लोग के बीच में आवेश को हम लोग, इन लोग के बीच में क्या होगा? आवेश होगा। पोल डेवलप किया, ध्रुव डेवलप किया, इसलिए इसका नाम ध्रुव डेवलप किया, इसलिए ध्रुवीय अणु। और इंग्लिश में बोलेंगे पोल डेवलप किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पोलर मॉलिक्यूल। अब इन पोलर मॉलिक्यूल तो इसका घटक कण ध्रुवीय आणविक ठोस है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि इसका आणविक, इसका घटक कण क्या होगा? इसका घटक कण क्या होगा कि ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल। अब ये बात करें यहाँ पे, ये पोलर मॉलिक्यूल है H और Cl, ध्रुवीय अणु है H और Cl, ये ध्रुवीय अणु है H और Cl, ये ध्रुवीय अणु है H और Cl। अभी आपको पता होना चाहिए कि Cl जो है ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या इस धन और ऋण के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन या आकर्षण होगा कि नहीं होगा? दुनिया में कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है तो इनके बीच में आकर्षण होगा। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। किनके बीच में आकर्षण होगा? तो इन नेगेटिव ऋणात्मक और इस दूसरे के धनात्मक के बीच में, एक अणु के ऋणात्मक और दूसरे अणु के धनात्मक के बीच में आकर्षण होगा। इस आकर्षण को एक द्विध्रुव, इसको द्विध्रुव, इसको भी द्विध्रुव, इसको भी द्विध्रुव बोलते हैं। और ये द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में आकर्षण बल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया देखिए आप देखिए, इसको ढंग से समझिए। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था? इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन आपका देखिए कहाँ था? वहाँ था। लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, तो क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है को अपनी ओर खींचेगा। कौन? ये फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? अपनी ओर देखिए खींच रहा है।
ये पहले यहाँ था, अभी इधर की ओर आ गया, अपनी ओर खींचा। जब अपनी ओर खींचा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाने से यहाँ पे आंशिक नेगेटिव चार्ज यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। ऐसा ही सारे अणुओं में, सारे मॉलिक्यूल में ऐसा ही होगा। डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा सारे अणुओं में, सारे मॉलिक्यूल में सेम चीज होगा। अब बताओ, आपको तो बताया है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक इसी तरह से अगर वाटर है, इसी तरह से क्या है, वाटर है, वाटर है तो आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज का विकास होगा। दूसरे अणु में भी, दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेम चीज होगा। इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ऋण और धन। इस पे भी, दूसरे मॉलिक्यूल में भी, दूसरे अणु में भी इसी तरह से ऋण और धन होगा। अब इस ऋण और धन के बीच में जो आकर्षण होगा, इस आकर्षण को हाइड्रोजन बंधन कहेंगे। बाबू, इसका मतलब कि आप यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कि कोई भी अगर हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है, तो इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। कौन से? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चाहिए। और वो भी हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुटा होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन से जुटा नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। समझ जाइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो बीच वाला जो दिख रहा है ये ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। तो आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक है तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से ये अमोनिया में भी देखिए नाइट्रोजन है, आपका नाइट्रोजन क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस अमोनिया के अणु यानी मॉलिक्यूल में भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस अमोनिया के भी अणु में भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन अट्रैक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिस ठोस में, जिस अणु में ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस का पहचान के लिए आपके पास फोन होना चाहिए, और फोन भी किससे जुड़ा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन से। फोन भी किससे जुड़ा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन से। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डैश 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 के द्वारा सूचित करेंगे, और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उस ठोस को हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर ठोस कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंधन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपको ध्रुवीय में डाइपोल है, द्विध्रुव है, और अध्रुवीय यानी नॉन पोलर में लंदन फोर्स है। ये दोनों फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जो फोर्स है उसमें भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड है यानी ध्रुवीय आणविक ठोस है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी ये दोनों बल से ये ज़्यादा बल स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, मजबूत है। तो तुम ही बता दे बेटा, जब ज़्यादा मजबूत है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनके तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो होंगे ये वास्तव में ये ठोस, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि कहीं आयन नहीं दिख रहा है बाबू, कहीं आयन नहीं दिख रहा है। जब आयन रहेगा
मुक्त आयन रहेगा या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ही ये विद्युत का सुचालक होगा। मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ही विद्युत का सुचालक होगा। अगर मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा, तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा। यानी कि ये मुक्त आयन होना चाहिए, लेकिन हमको दिख नहीं रहा फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब जब ये नहीं दिख रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत का सुचालक नहीं होगा। ये एक तरह का वाष्पशील द्रव होंगे या तो फिर मुलायम ठोस होंगे कमरे के ताप पर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग चौथा बात करें, दूसरा है, ये हमारा दूसरा है कौन सा, धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड। अब आपको पता होना चाहिए कि मेटल है तो ये मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होता है, और मेटल में जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मेटल आयन बनेगा, यानी धातु आयन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन भी त्यागे तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि ऐसे सॉलिड में, ऐसे ठोस में क्या होंगे कि मेटल आयन होंगे, क्या होंगे, मेटल आयन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। घटक कण पूछेगा कि धात्विक ठोस में क्या होंगे घटक कण, तो आप बोलोगे धात्विक ठोस में क्या होगा, धात्विक ठोस में क्या होगा कि आपका धातु आयन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब बाबू आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे घटक कण क्या होगा, धातु आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए तो आप देखिए, हम लोग आणविक ठोस पूरी तरह से पढ़े, अगली मॉलिक्यूलर सॉलिड पूरी तरह से पढ़े। अगली बार में हम लोग बाकी जो बचा है हमारा धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और संजाल ठोस, यानी मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।